हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आ जाइए, आपका टाइम हो चुका है। चलते हैं, करते हैं अपनी इस क्लास को, जहाँ पर हम यहाँ पर कोशिश है कि डेली मिलें और क्लासेस भी प्रॉपर तरीके से 1 बाय 1 करके हमारी होती रहें। चलिए देखते हैं, आज हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सिलेबस आपका सेकेंड में भी आपका संस्कृत था, आपके फर्स्ट में संस्कृत था, फिर आपको थर्ड में मिल रहा है। ठीक है, एक बार आप लोगों ने दिया है, क्रॉस भी किया है, तो इस बार भी आपको इसमें मेहनत करनी है। बहुत दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा इजी भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर ज़्यादा इजी था, ये थोड़ा सा टफ है, बट ये है कि सभी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। आप प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, सीरीज से पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो धीरे धीरे करके समझ में आ जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए बढ़ते हैं, फिर आगे करते हैं अपनी बढ़िया सी क्लास को। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है। आज संस्कृत ये पहली क्लास है, इससे पहले अभी तक नहीं हुई है एक भी क्लास, तो यहाँ पर पहली क्लास हम शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ पर हमने जो हिंदी व्याकरण में बहुत सारे स्वर, व्यंजन, वर्ण, जितनी भी चीज़ें हमने हिंदी ग्रामर में पढ़ के पहले से रखी है, कई बार हमने उनको पढ़ा है, डीपली पढ़ा है, वही चीज़ें हमें संस्कृत में भी पढ़नी है। सेम चीज़ें संस्कृत में भी हैं, कोई अलग से नहीं है, बस थोड़ा सा कुछ कुछ चेंज है जो हमें इसमें पढ़ने के दौरान सीखने और समझने को, देखने को मिलने वाला है। तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, अच्छा पेपर हो जाएगा, पास भी कर लेंगे, निकल भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, बात समझ में आई। अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो वर्ण क्या होता है बताइए? अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ण की एक परिभाषा बताइए, तो हिंदी के व्याकरण में तो आपने वर्ण की बहुत परिभाषाएं देखी होंगी, बहुत बार एग्जाम भी दिया होगा, तो क्या वो चीज़ आप संस्कृत में नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो ज़रूर करिए। चलिए बताइए क्या होगा, क्या ऑप्शन है जो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो संस्कृत वर्ण का जो परिचय है उसको ध्यान में रखते हुए आपको वर्ण की परिभाषा जैसे हिंदी ग्रामर में आती वैसे इसमें आनी चाहिए। साउंड की जो है, उच्चारण की जो भी चीज़ें, ध्वनि क्या होती है, उच्चारण क्या होता है, इनसे आप क्या समझते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको जैसे हिंदी में बनते थे वैसे संस्कृत में भी बनेंगे, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, चीज़ें आती रहेंगी, नहीं करेंगे तभी प्रॉब्लम होगी। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा, आइए जैसे वर्ण के बारे में है, तो वर्ण हम हिंदी ग्रामर में पढ़ के रखे हैं, पता है हमें, लेकिन संस्कृत में जो चीज़ें हैं वो क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। संस्कृत वर्ण की जो बातें हैं वो क्या हैं, उनके बारे में। तो वर्ण की परिभाषा के बारे में ध्यान में रखते हुए थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताऊँगी। देखिए, कभी कभी क्या है कि अब उसमें थोड़ी सी संस्कृत की भी परिभाषाएँ इन्वॉल्व हैं। ठीक है, संस्कृत की भी परिभाषा इसमें इन्वॉल्व है, मतलब जैसे संज्ञा की परिभाषा आप लिख रहे हो, वर्ण की लिख रहे हो, सेम संस्कृत में भी है, लेकिन हमें बहुत हार्ड लेवल तक नहीं जाना, थोड़ा सा हिंदी और संस्कृत को मिला के करना है। तो यहाँ पर देखिए, यर्थ अभिव्याजते व लघुतमो ध्वनः ध्वनि येन सा वर्ण, ये वर्ण की परिभाषा संस्कृत में है, जो कि पढ़ने में इतनी दिक्कत कर रही सभी के लिए, मेरे लिए भी बहुत टफ रहती है संस्कृत फिलहाल के लिए, क्योंकि आपको पढ़ाते समय पढ़ना, अदरवाइज कोई काम नहीं है, तो वो गैपिंग हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब ये वाली है, जो संस्कृत बैकग्राउंड से हैं उनके लिए तो ईजी है, फिर वो इसको पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, उन्हें सब कुछ समझ में भी आता है। लेकिन जब हम लोग नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो हमारे लिए तो ये दिक्कत करता है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा चलना होगा। तो देखिए, आपको ऐसे जैसे संस्कृत की वो परिभाषा लिखी हुई है, तो आप सोच रहे हो कि मैम कैसे याद करेंगे, तो कुछ कुछ चीज़ें तो देखो फ्रेंड्स शुरू से करके चलनी होगी, इसलिए मैं इसकी क्लास पहले भी कर ले रही हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो थोड़ा थोड़ा मिला मिला कर लिखोगे, कर लोगे, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर है, फिलहाल हिंदी में भी लिख दोगे, अगर आप लोग लिख रहे हो तो भी दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा। समझ में आई बातें? देखिए कितना टफ है, थोड़ा संस्कृत वाला तो टफ पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये वर्ण की परिभाषा थी जो मैंने आपको सिंपली यहाँ पर दे दी है, तो ये चीज़ें आपकी ऐसी हो गई हैं। ध्वनि का वह लघुत्तम अंश जो अखंडित हो, ध्वनि का एक ऐसा छोटा लघुत्तम अंश जो अखंडित हो, अर्थात जिसके टुकड़े ना किए जा सके, वह वर्ण कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आई बातें कि ध्वनि का वह छोटा सा लघुत्तम अंश जिसके हमने यही पढ़ा है वर्ण की, पर जिसके टुकड़े नहीं कह सकते हैं, जिसके इससे और ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं हो सकते, वो वर्ण होता है, वो ध्वनि है। तो यही बात इसमें हिंदी में लिखी है, संस्कृत की परिभाषा लिखी है, यही चीज़ सेम हिंदी में लिखी है कि ध्वनि का वह लघुत्तम अंश जो अखंडित हो, यानी कि जो और ना टूट सके, अर्थात जिसके टुकड़े ना किए जा सके, उसको हम वर्ण कहते हैं। ये परिभाषा आपको लिखनी है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? आई होप सो कि सबको समझ में आएगा। बहुत ही स्लो चलेंगे लेकिन एकदम क्लियर कट में। ठीक है, आगे बढ़िए।
फिर देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे राम शब्द लिखा है तो राम को आप तोड़ रहे हो तो देखो रा टूट रहा है, रा के नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब क्या है, ये आधा रा है। बड़े आम में मात्रा लगी हुई है बीच में तो वो आप देख रहे हो माँ है, माँ के नीचे हलंत लगा हुआ है, आहा की बिंदी लगी हुई है, तो इस तरीके से आप तोड़ रहे हो। तो यहाँ पर ये 5 वर्ण हैं, इन 5 वर्णों में से किसी का टुकड़ा नहीं हो सकता है, या का मतलब जैसे रा आपने तोड़ा तो रा के नीचे आपने हलंत, कोई भी वर्ण है, कोई भी अक्षर है, कोई व्यंजन है, कुछ भी उसके नीचे अगर हलंत लगा है, जैसे का है, तो अभी तो ये पूरा है लेकिन इसके नीचे हलंत लगा, इसका मतलब ये आधा हो गया, इसमें से छोटा आ बाहर निकल गया। तो अब आप इस छोटे का को और कितना तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते, इससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है तोड़ना ना। अब इसको इसका और छोटा खंड नहीं कर सकते, कान बी पॉसिबल टू ब्रेक देम। अब कोई भी लिखा हो तो यही चीज़ आपकी क्या हो जाती है, आपकी वर्ण कहलाती है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपको ये ध्यान में रखना है, याद हो जाता है ये रेड वाला जो हाईलाइटेड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में भी लिख देंगे और एग्जाम्पल ऐसे संस्कृत में लिख देंगे तब भी वो इक्वली हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर, इतना समझ में आया। तो ये चीज़ें आपको मैंने बेसिक बेसिक बता दी है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जब हमने ग्रामर को पढ़ा तो हमने वर्णमाला को भी तो पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, नहीं याद है तो फिर से देख लीजिएगा। दोनों इक्वल इक्वल है, इसमें पढ़ते हैं उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है, उसमें पढ़ते हैं उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है, तो वो दोनों बराबर आपका चलता रहेगा। तो ये सेक्शन आपको ध्यान रखना है। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब बंद हटा देंगे, वर्णों के क्रम, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, या क्रमबद्ध या क्रमबद्ध लिख सकते हैं, तब भी आपका सही होगा, गलत नहीं हो सकता है। वैसे छोटी परिभाषा में लिखते हैं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। बद्ध और बंद एक ही चीज़ें हैं, एक ही मीनिंग है। अब ये किस प्रकार से है वो हम जानते हैं, हमें थोड़ा सा संस्कृत से मिला जुला देखना है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, अब यहाँ पर देखिए छोटा आ, ये स्वरों की संख्या है, स्वर है पूरे लेकिन आएगा तो इसी में ना। तो ये छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ओ है कि नहीं, ये सारा इसी में दिया गया है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। फिर आपका वही का, वही खा, वही गा, वही घा, वही अंगा, सब में हलंत लगा है। ये ध्यान रखना है कि जब हिंदी में लिखा रहेगा तो पूरा लिखा रहेगा। ठीक है, हिंदी में लिखा रहेगा तो उसके अंदर पूरा लगेगा, लेकिन जब संस्कृत में चीज़ लिखे उसके नीचे हलंत लगा होगा। यही थोड़ा सा चेंज है जो आपको ध्यान में रख के काम करना है, वरना आप भी गलत कर देंगे। तो ये चीज़ें आपकी इतनी हो गई हैं। तो ये आपका चा हो गया, छा हो गया, जा हो गया, झा हो गया, इया हो गया, टा, इया इसमें अलग है, टा सट गया है, ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म या र ला व श श छ चतरंग्या। तो पूरा लिखा है, दिख रहा है, एकदम साफ सुथरा क्लियर। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पर संस्कृत वर्णमाला में 50 वर्ण होते हैं, 13 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं और 4 अयोगवा होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो उसमें हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों ने बहुत कुछ उसमें और भी ऐड करके दिया है, इसीलिए ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं एक बड़े से मोटे टॉपिक की, जिसमें हमें कई और चीज़ों को देखना है जो हमने पहले पढ़ रखी है, नया नहीं है बट संस्कृत के सेक्शन से थोड़ा बहुत है। तो यहाँ पर है कि संस्कृत वर्णमाला को 4 भागों में हम डिवाइड करते हैं, 4 मेजर बड़े बड़े सेक्शन में बांटते हैं। एक स्वर है पहला, व्यंजन है दूसरा, विसर्ग है तीसरा, अनुस्वार है चौथा। 4 हैं, एनी प्रॉब्लम एनीवन, बेसिक है, सिंपल है, आना ही आना चाहिए। तो ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं अलग अलग तरीके से। तो ये नहीं पता है तो पढ़िए, समझिए, देखिए, समझ में आएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इनमें स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं, अनुस्वार किसे कहते हैं, इनकी परिभाषाएं और इनसे जुड़ी हुई चीज़ें आपको आएंगी तो करना होगा। चलिए, अब मैं दिखाती हूँ आपको स्वर वर्ण। ठीक है, कि स्वर किसे कहते हैं, क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वयं राजयन्ते इति स्वरा, ये स्वर की परिभाषा एक प्रकार से कह सकते हैं संस्कृत में है। अब अगर आपको याद होती है, आप इसे याद कर लेते हैं, लिख के याद करते हैं, कैसे भी तो बहुत अच्छी बात है, कर लेंगे। अगर लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया नंबर और ही मिलेगा। लेकिन अगर नहीं याद हो रहा है तो बहुत परेशान ना हो, हिंदी में भी कर देंगे, थोड़ा सा बस संस्कृत के उदाहरण वहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, तब भी आपका काम बढ़िया इक्वली हो जाएगा।
तो जो वर्ण स्वयं उच्चारित होते हैं, जो वर्ण खुद से स्वयं उच्चारित होते हैं, अर्थात जो वर्ण बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। कितनी होती है? टोटल 13 होती है। यही मैंने ऊपर भी आपको बताया था। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। MCQs अलग अलग सेक्शन से बनेगा और अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग जगह से परिभाषाएं आएंगी, किसी के उदाहरण से प्रश्न बनेगा, MCQ 5 आएगा। तो ध्यान रखिए। चलिए फटाफट लाइक करिए आगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब संस्कृत हो रहा है तो मैथ भी जल्दी होगा, ठीक है। लगाते जाइए, खूब सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि मैं आप लोग की एक ही क्लास कर रही हूँ, इसलिए आप मेहनत अपनी ओर से इस बार 99% करो, 1% मेरे से मेहनत ले लो, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम आएगा तो एफर्ट्स करूँगी और ज़्यादा, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सेल्फ स्टडी काफ़ी ज़्यादा करिए इस बार। शुरू से मैं बात बोल रही हूँ, ठीक है। क्लियर हुए? यहाँ तक के कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो दोबारा देखिए। अब देखिए, यही सेम छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री ली ई ए ओ और ये सारे के सारे हैं इसमें। तो ये इतना सेक्शन है और ये इतना सेक्शन है। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब इसमें भी उनके जो अंदर के पार्ट हैं वो भी आपको ध्यान में रखना। जो हिंदी ग्रामर में हम पढ़ते हैं, हमेशा पढ़े हैं, इस बार भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको संस्कृत में भी ध्यान में रखना है। तो स्वरों की बात होती है। हर्ष स्वर, हर्ष स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर किसे कहते हैं, सब क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव भी बनता है, लिखने को भी आता है। तो आपको अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, MCQ सब तैयार करना है। तो ये 3 हैं, ठीक। अब आपको इनके प्रकार ध्यान रखने हैं, इनकी परिभाषा ध्यान रखनी है, इनके उदाहरण ध्यान रखने हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक्स के सब टॉपिक से कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसीलिए हमें सब तैयार करना पड़ता है। अब हस्वर किसे कहते हैं, हस्वर की परिभाषा क्या होती है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है, अल्प समय लगता है, वो हमारे हस्व स्वर होते हैं, उन्हें हम हस्व स्वर कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? क्लियर है? जैसे छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, री है, ली है, ये है कि नहीं? तो ये कितना है हस्वर? 4 है। हस्वर कौन होता है, कितना होता है, कौन कौन सा होता है, कौन निम्नलिखित में से है, कौन नहीं है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, परिभाषा अलग से लेके आया, MCQs अलग से बनाया, उदाहरण से अलग प्रश्न बनाया, तो कई सारा बन रहा है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा हस्व स्वर के लिए, ठीक है। आगे बढ़ो। फिर देखो दीर्घ स्वर का है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर की परिभाषा बताइए, अपने शब्दों में दीजिए। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हस्व स्वर का दुगना समय लगता है या हस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है, वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपका बड़ा आ है, ये आपका बड़ी ई है, फिर आपका बड़ा ऊ है, ए है, ए है, ओ है, ओ है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। MCQs के फॉर्म में पूछा जाए तो आपको टिक करने को आ जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें बहुविकल्पी में टिक करने को आती हैं, लिखने से ज़्यादा। तो एग्जाम्पल से ही प्रश्न हमारे बनते हैं, तो दोनों क्लियर होने चाहिए। अगर आपके एग्जाम्पल्स आएँ या आपकी डेफिनीशंस आए तो वो चीज़ आप उसको लिख पाएँ, फिर ये कर पाएँ, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए प्लुत स्वर के बारे में क्या है। जिन वर्णों के उच्चारण में हस्व स्वर का 3 गुना, 3 टाइम मोर देन 2, वो टाइम लग रहा है, आप ज़्यादा काम कर रहे हो, उसमें और चीज़ों को देख रहे हो, तो वो प्लुत स्वर में आपका काउंट हो जाएगा, क्योंकि 3 बार उसको 3 राउंड में करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम करना पड़ेगा, और जोर लगाना पड़ेगा, और इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो और समय भी फिर ज़्यादा लगेगा, 3 अंक लिखना पड़ेगा। तो जैसे ओम होता है या बुलाने का कोई काम होता है, किसी का नाम पुकारना है, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। तीनों की अलग अलग परिभाषाएं और तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल संस्कृत में याद करने होंगे, क्योंकि तीनों से 3 तरह के प्रश्न बनेंगे। समझ में आई बातें? ठीक है। मैं इस क्लास के बाद आपके कमेंट ज़रूर चेक करूँगी, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब व्यंजन के सेक्शन की शुरुआत है। व्यंजन में भी बहुत सारे व्यंजन मैं आपको दिखाती हूँ, परिभाषा पूरा सेट है, फिर उसके अंदर और भी चीज़ें हैं। तो ये सारे प्रश्न आपको 1 बाय 1 करके करने होंगे, 1 बाय 1 चीज़ों को समझना होगा। लेकिन पहले मैं आपके स्वर तक का ही आज क्लास करूँगी। 15 मिनट की क्लास हमारी हो रही है, नेक्स्ट फिर आपकी 15 मिनट की क्लास होगी। लेकिन आपके पहले फीडबैक्स रहेंगे कि पहले आपको ये बात इतनी समझ में आई या नहीं आई। तो मैं अब आपके लोगों की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, लगभग कर दी हूँ, हर चीज़ें करने का प्रयास हो रहा है। तो टाइम पर आओ, पढ़ो, सेल्फ स्टडी भी खूब करो, जितना हो सके मेरी तरफ से करवाया जाएगा।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट में नए टॉपिक के साथ, नई रेलेवेंसी, नई चीज़ें, नया देखेंगे, इसके आगे और कवर करेंगे। सभी सब्जेक्ट को वन बाय वन डे पे वन करके चलेंगे ताकि सब इक्वली डिवाइडेड हो जाए और सब पे इक्वली एफर्ट्स होकर काम बन जाए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।